गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इतिहास विषय में अध्याय 9 गुप्तकाल इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। गुप्तकाल का समय जो था वह 300 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य तक रहा है। मतलब यह 1700 साल पहले की बात है। इस पाठ में हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़े थे और वहाँ के लोगों के जनजीवन के बारे में पढ़े थे। आज की क्लास में हम समुद्रगुप्त के काल के जो लोग थे वहाँ के धर्म के बारे में, विज्ञान के बारे में, साहित्य के बारे में, चित्रकला और एवं वास्तुकला और छत्तीसगढ़ में गुप्तकालीन कला इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ यहाँ से शुरू करते हैं। धर्म। गुप्तकाल कई धार्मिक विचारों के मेलजोल और परिवर्तन का समय था। वैदिक धर्म ने बौद्ध व जैन धर्मों की कई बातों को अपनाया। अब वैदिक धर्म में भी अहिंसा पर जोर दिया जाने लगा। वैदिक धर्म में कई छोटे संप्रदायों की बातों को अपनाया, जैसे शिव, देवी विष्णु की पूजा आदि। अब पुराने वैदिक देवता जैसे इंद्र, अग्नि या वरुण को लोग जो हैं कम महत्व देने लगे थे। अब यज्ञों की जगह देवी देवताओं की मूर्तियां व मंदिर बनाकर पूजा अर्चना करना लोकप्रिय होने लगा। पुराने समय के यज्ञ आदि खर्चीले धार्मिक रिवाजों की जगह पूजा, व्रत और दान की सरल विधियों के प्रचलन से गरीब तबके के लोग भी धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने लगे। गुप्त राजा खुद को वैष्णव धर्म को मानते थे। उनके शासनकाल में सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता थी। इसके बाद पढ़ते हैं विज्ञान। गुप्त काल के सबसे प्रमुख खगोल शास्त्री और गणित के विद्वान आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने सन 499 में आर्यभट्टियम की रचना की, जिसमें उन्होंने कई जटिल गणितीय सवालों का निदान दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी गेंद की तरह गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ग्रहण के बारे में आर्यभट्ट ने कहा कि यह पृथ्वी और चंद्रमा की परछाई के कारण होता है, न कि राहु केतु के निकलने से। इन बातों को उनके समय में कम लोगों ने स्वीकार किया था। इस काल में एक और प्रमुख वैज्ञानिक वराहमिहिर थे। उन्होंने खगोल शास्त्र और फलित ज्योतिष यानी भविष्य बताने का काम को जोड़ने का प्रयास किया। आधुनिक विज्ञान ने पृथ्वी के संबंध में जानकारी के लिए आर्यभट्ट को ही सही सिद्ध किया है। इस समय चिकित्सा, खासकर पशुओं की चिकित्सा और खेती पर कई पुस्तकें लिखी गई। साहित्य। उस समय के साहित्य के बारे में अब पढ़ते हैं। साहित्य के बारे में क्या क्या बताया जा रहा है, देखिए। गुप्त काल में संस्कृत भाषा में उच्च कोटि के साहित्य रचे गए। संस्कृत साहित्य के महान कवि जैसे कालिदास, भारवी, शूद्रक, माघ इसी काल में हुए थे। कहा जाता है कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियाँ भी इसी काल में लिखी थी तथा नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दरबार अपने 9 रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। इनमें सबसे प्रमुख थे कालिदास की प्रमुख काव्य रचनाएं थी मेघदूतम और कुमार संभवम। उनका अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक था वो विश्व प्रसिद्ध है। इस समय के साहित्य के प्रमुख रूप में मनुष्य की भावनाओं व समस्याओं का व्यापक वर्णन है। इसके बाद देखिए चित्रकला एवं वास्तुकला। साहित्य तथा विज्ञान की तरह भी इस काल में विभिन्न प्रकार की कलाएं जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत, नाट्यकला आदि के क्षेत्र में प्रगति हुई। अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र इस युग की चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। ये चित्र महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियों पर आधारित हैं। ये इतनी कुशलता से बनाए गए हैं कि अभी भी सजीव दिखाई पड़ते हैं।
चित्रकला के साथ साथ इस युग में अनेक मंदिर, गुफा, चैत्य, विहार, स्तूप आदि बनाए गए। इस काल में मूर्तिकला के क्षेत्र में भी अच्छी प्रगति हुई। इस समय बड़ी संख्या में विष्णु, शिव, बुद्ध और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण हुआ। इस समय की मूर्तियों में भावनाओं को व्यक्त करने की शुरुआत हुई थी। गुप्त राजाओं के समय में बड़ी संख्या में मंदिरों, चैत्यों, विहारों व स्तूपों का निर्माण हुआ। ये मंदिर ईंट और पत्थरों से बनाए जाते थे। कुछ बौद्ध विहार व मंदिर पहाड़ियों को काटकर बनाई गई गुफाओं के रूप में थे। गुप्त काल में सारनाथ में विशाल बौद्ध विहार बने। झांसी स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर व विदिशा स्थित उदयगिरी की गुफाएं इसी समय बनी हैं। कानपुर के पास में भीतर गांव में बना विष्णु मंदिर संसार में ईंटों से बना सर्वाधिक पुराना मंदिर है। तो देखिए, चित्रकला और वास्तुकला के बारे में इस काल का क्या क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो चित्रकला और वास्तुकला है ना, साहित्य एवं विज्ञान की तरह इस काल में भी विभिन्न प्रकार की कलाएं जो थी, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत, नाट्यकला आदि के क्षेत्र में यहाँ पर प्रगति हुआ था। कुछ उदाहरण भी बताया गया है कि जैसे कि अजंता की गुफाओं में जो भित्ति चित्र जो है इस युग के चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं और उसमें महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियों पर आधारित चित्र जो है बनाए गए हैं। उन चित्रों को देखकर लगता है जैसे कि वो अभी भी जी उठेंगे। और इसके साथ साथ चित्रकला के साथ साथ यहाँ इस युग में कई मंदिर भी बनाए गए, गुफा भी बनाए गए, चैत्य भी बनाए गए, है ना, स्तूप भी बनाए गए। इस समय जो है बड़ी संख्या में विष्णु, शिव, बुद्ध और जैन जो तीर्थंकर होते थे उनकी मूर्तियों का निर्माण भी हुआ था। और जो इनकी मूर्तियाँ थी उन भावनाओं को व्यक्त करने की शुरुआत हुई थी इसी समय में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में गुप्तकालीन कला, इसे पढ़ते हैं। यहाँ पर चित्र देखिए, मंदिर दिया हुआ है, लक्ष्मण मंदिर, ये छत्तीसगढ़ का ही है। सिरपुर का, छत्तीसगढ़ में जो सिरपुर है वहाँ का ये लक्ष्मण मंदिर है। इस मंदिर के बारे में पढ़ते हैं अब। इसी तरह ईंटों से बने वास्तुकला की एक अनुपम कृति छत्तीसगढ़ में भी है। यह है सन 650 ईस्वी के आसपास का बना सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर का बना हुआ है, पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? 650 ईस्वी के आसपास का। यह राजधानी रायपुर से लगभग 69 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 79 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका शिखर भीतरगांव के मंदिर के शिखर से काफ़ी मिलता जुलता है। भीतरगांव की तरह यहाँ भी पौराणिक दृश्यों का अंकन तथा चौखट, प्रवेश द्वार आदि पर अलंकरण किया गया है। इससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में भी गुप्तकालीन कला का प्रभाव था। आज भी माघ पूर्णिमा एवं बुद्ध पूर्णिमा के पर्व पर सिरपुर में मेला लगता है। यहाँ पर आज भी माघ पूर्णिमा में मेला लगता है। तो आज हम लोग देखे समुद्रगुप्त के काल का, गुप्तकालीन काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हमें गुप्त काल के जनजीवन का, समुद्रगुप्त के बारे में, उसके काल के जनजीवन के बारे में, लोगों का रहन सहन के बारे में, धर्म के बारे में जाने थे, विज्ञान के बारे में जाने, साहित्य के बारे में जाने, चित्रकला और वास्तुकला के बारे में जाने। साथ में हम छत्तीसगढ़ में गुप्तकालीन कला का क्या प्रभाव पड़ा था इसे भी पढ़े हैं। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि पुराने समय में लोगों का रहन सहन कैसा था, वहाँ के धर्म कैसे थे, राजा महाराजाओं का जो थे उनके समय में कौन कौन से देवी देवताओं की उपासना की जाती थी, लोग कैसे जीवन यापन करते थे। ये सारी बातों की जानकारी हमें इस पाठ के माध्यम से मालूम चला। तो
आज ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है।